हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल टॉक लॉफुली में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, जहां मिलती है आपको कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य लोगों को कानून की जानकारी देना और समाज में अवेयरनेस फैलाना है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, जो समाज में हमेशा चर्चा का मुद्दा बना रहता है और राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ साधती रहती हैं। दोस्तों, आरक्षण हाशिए पर जीवन निर्वाह कर रहे सामाजिक वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई एक व्यवस्था है, ताकि सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आजादी के कई साल पहले शुरू हुई थी। आज से करीब 141 साल पहले भारत में आरक्षण की नींव रखी गई थी और इसके तहत 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो बुद्धिजीवियों के अनुसार सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए एक उपकरण है और एक बढ़िया पॉलिसी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पॉलिसी की व्याख्या करता रहा है। अभी हाल ही में हुआ यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण को लेकर 7 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया था, जिसमें 6:1 के बहुमत से आरक्षण पर एक निर्णय आया था। क्या है ये निर्णय? आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इस निर्णय का क्या प्रभाव सामाजिक वर्गों पर पड़ेगा, इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप हमारे चैनल टॉक लॉफुली को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप इसके बारे में आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो आरक्षण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था, इसमें कौन कौन से जजेस शामिल थे उनके बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें शामिल थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस मनोज मिश्रा जी, जस्टिस BR गवई जी, जस्टिस पंकज मित्तल जी, जस्टिस विक्रम नाथ जी, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस बेला त्रिवेदी जी। इन सभी जस्टिस ने क्या कहा इसके बारे में सर्वप्रथम इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस निर्णय में कुछ प्रमुख बिंदु पर ध्यान दिया गया है। वे बिंदु क्या थे? SC ST में कोटा संवैधानिक है, मतलब आरक्षण में आरक्षण संवैधानिक है। इस बिंदु पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी अपनी सहमति जताते हैं। अगला बिंदु था, क्या SC कोटा में भी क्रीमी लेयर फार्मूला लाना चाहिए? इस बिंदु पर जस्टिस चंद्रचूड़ जी और जस्टिस मिश्रा जी अपने निर्णय में इस बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं। अगला बिंदु था, क्या परिवार की एक ही पीढ़ी को आरक्षण मिलना चाहिए? CJI साहब और जस्टिस मिश्रा जी इस पर कोई जिक्र नहीं करते, जबकि जस्टिस BR गवई जी, जस्टिस पंकज मित्तल जी, जस्टिस विक्रम नाथ जी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी इस बात पर सहमत होते हैं कि SC ST में कोटा होना चाहिए और ये संवैधानिक है। साथ ही इस बात पर भी सहमत हैं कि SC कोटा में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करना चाहिए। जस्टिस बेला त्रिवेदा महोदया जी दोनों से असहमत रहती हैं और कहती हैं कि SC ST कोटा संवैधानिक नहीं है और साथ ही वे SC कोटा में क्रीमी लेयर फॉर्मूले को लाने के बारे में भी अपनी असहमति जता रही है। लेकिन क्या एक ही पीढ़ी को रिजर्वेशन मिलता रहना चाहिए? मतलब अगर एक पीढ़ी को रिजर्वेशन का फायदा अगर मिल गया तो दूसरी पीढ़ी को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। इस बारे में जस्टिस पंकज मिश्रा जी कहते हैं कि हाँ, परिवार की एक पीढ़ी को रिजर्वेशन मिल गया तो अब दूसरी पीढ़ी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ जी और जस्टिस मिश्रा जी, जस्टिस नाथ जी और जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये था संविधान पीठ का आरक्षण पर संक्षेप में एक आउटलुक। अब समझते हैं कि ये पूरा केस क्या था। पंजाब सरकार ने वर्ष 2006 में एक कानून बनाया था, जिसके सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में यह कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में 25% आरक्षण अनुसूचित जातियों को और 12% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। इसी कानून के सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 में कहा गया कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कुल सीटों में से 50 सीटों पर आरक्षण वाल्मीकियों को और मजहबी सिखों को दिया जाएगा।
इस कानून के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 5 को असंवैधानिक बताते हुए देवेंद्र सिंह नाम के पिटिशनर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी। वर्ष 2010 में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस कानून को असंवैधानिक बताकर खत्म कर दिया। अब इसी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी, जिसने 6:1 के बहुमत से ये माना कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने अपने राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है और कहा है कि राज्य सरकारें मन मर्जी से फैसला नहीं कर सकती और इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। पहली शर्त तो ये होगी कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात ये कही गई कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब अनुसूचित जाति की श्रेणी में क्रीमी लेयर बनाकर उनमें से कुछ जातियों को रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकेगा? तो इसका जवाब ये है कि 1990 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर फार्मूले को लागू किया गया था। उसी तर्ज पर अनुसूचित जाति की कैटेगरी में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जातियों के वर्गीकरण के लिए राज्य को अधिकार दे दिया है। जस्टिस गवई के अनुसार इस वर्गीकरण में किसी एक सब कैटेगरी को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा। यह बात जानना महत्वपूर्ण है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत व्यक्तियों पर लागू होता है, जातियों पर नहीं। यानी ऐसे में किसी परिवार को क्रीमी लेयर में शामिल होने के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। क्रीमी लेयर के फार्मूले के अनुसार किसी जाति को एससी आरक्षण के दायरे से बाहर करना बहुत मुश्किल होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 4 जजों ने इस मामले में अपने फैसले में लिखा है कि राज्य ओबीसी की तरह एससी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए फैसला ले सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे कोटा में कोटा जारी करने के लिए अनुसूचित जातियों को क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते हैं। जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में जस्टिस बीआर गवई को कोट करते हुए कहा कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग का आईएएस या आईपीएस बन जाता है तो समाज में उसका स्टेटस बढ़ने के बावजूद भी उसके बच्चों को रिजर्वेशन के पूरे फायदे मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की तरक्की से पूरी कास्ट का पिछड़ापन दूर नहीं होता। पूरी जाति को आरक्षण से दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस पंकज जी ने कहा कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया है उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का फायदा लेने देना नहीं चाहिए। ऐसे परिवारों के लिए आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। भविष्य में एससी रिजर्वेशन का लाभ एक पीढ़ी को ही मिले, इसको लेकर भी सरकार को नीति बनानी चाहिए। हालांकि फैसले में शामिल इस हिस्से को लागू करना सरकारों के लिए बहुत कठिन होगा। ये आसान काम नहीं होगा। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए ही है या फिर एडमिशन और संसद में भी इसका असर होगा? तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर ही देश में आरक्षण दिए जाते रहे हैं। जजों ने अपने फैसले में कहा है कि एससी समुदाय में पिछड़े हुए वर्ग को ही प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण देने से संविधान की समानता के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। क्रीमी लेयर के फार्मूले से आर्थिक स्थिति सुधरने का पता चलता है। ऐसे में क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को नौकरियों के आरक्षण से वंचित किया जा सकता है, लेकिन संसद और विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण में इस फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको यह बात भी जानना जरूरी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एडमिशन और संसद को लेकर इस फैसले में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस बात को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि एक जाति है, उस जाति में मान लीजिए 100 परिवार हैं और 100 में से 30 ऐसे परिवार हैं जिनको आगे जाने का मौका मिल गया, यानी कि वे समृद्ध हैं, सुदृढ़ हैं। उनके परिवार में 2-3 उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिनके आधार पर उनका पिछड़ापन हट गया है। लेकिन वो 70 परिवार जिनको आगे आने का मौका ही नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है वे ये कह रहा है कि वे जो लोग जिनको आगे आने का मौका ही नहीं मिला है अब उनको फायदा मिले, और 30 परिवार जिनको फायदा मिल चुका है इनके ही परिवार बार बार फायदा ना लेते रहें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पॉजिटिव असर ये होगा कि अनुसूचित जातियों में वह जातियां जिनको आगे आने का मौका ही नहीं मिला है
अब शायद उनके लिए सामाजिक न्याय हो सकेगा। आज की वीडियो में हमारी आरक्षण को लेकर, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।